नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 10 जिसमें हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि हमारे हर सेशन में यानी कि क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कराए जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों हमारी क्लास है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप डेली क्लास से जुड़ सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए आज का अपना पहले क्वेश्चन से। प्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन। तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो हम शो करते हैं वो करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट के अंदर जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पहले बनाते हैं, देन उसके बाद P&L अकाउंट, और P&L के बाद दोस्तों हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, किसी भी फर्म की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ध्यान देना, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यापार खाता है, हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों, व्यापार खाता जो है हमारा ये है नाममात्र खाता, जो कि नॉमिनल अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अनुपार्जित कमीशन को दिखाया जाता है, अनअर्न्ड कमीशन इज शोन। तो दोस्तों, जो अनअर्न्ड कमीशन है ना, अब जो अनुपार्जित कमीशन है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको हम दिखाते हैं P&L अकाउंट में। पहले तो याद रखना, आप इसको कहाँ दिखाएंगे? P&L अकाउंट में दिखाएंगे। लाभ हानि खाते के क्रेडिट कमीशन में से इसको हम घटा करके दिखाते हैं अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस कमीशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अनअर्न्ड कमीशन को हम दिखाते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। आहरण पर ब्याज हस्तांतरित किया जाता है, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन विड्रॉवल। तो दोस्तों, आहरण पर ब्याज जो हस्तांतरित किया जाता है ये किया जाता है आपके लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में, टू द क्रेडिट ऑफ द P&L अकाउंट। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। साथ ही दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ध्यान देंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इसको शो करते हैं, ठीक है। P&L अकाउंट में दोस्तों हम लोग इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, और साथ ही जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको कहां पर? डेबिट साइड शो करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यवसाय के मालिक द्वारा किया गया आहरण, विड्रॉवल मेड बाय द बिजनेस ओनर। तो दोस्तों, जब भी व्यापार का मालिक व्यापार के अंदर से पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है, तो ध्यान देना हमारी संपत्ति और जो इक्विटी है वो दोनों कम होगी, ठीक है। हमारी एसेट्स और क्षमता दोनों को क्या करेगा? ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता होगा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो जब भी हम लोग पैसा निकालते हैं तो हमारी एसेट्स भी कम होगी, साथ के साथ हमारी कैपिटल भी कम होगी, ठीक है। कौन सा व्यय प्रत्यक्ष व्यय है? विच एक्सपेंडिचर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बात करी थी दोस्तों कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वही हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। तो दोस्तों, कैरेज फेयर फॉर कमिंग, यानी कि आने के लिए लगा गाड़ी का भाड़ा। तो यानी कि हमने कोई गुड्स वगैरह मंगाया है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने मंगाया है, तो रॉ मटेरियल हमारे पास फैक्ट्री में आया, ठीक है। तो फैक्ट्री में आने के बाद हमने जो पे किया रेंट यानी कि कैरेज इनवर्ट, वो हमारा क्या होगा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो, जाने के लिए लगा गाड़ी का भाड़ा, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑफिस रेंट और सैलरी एंड वेजेस, ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है।
यदि उपार्जित ब्याज तलपट में दिखाया गया तो उसे दिखाएंगे। इफ accrued interest is shown in the trial balance, show it। तो दोस्तों अगर हमने उपार्जित ब्याज को ट्रायल बैलेंस में दिखाया है तो उसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस व्यय को अप्रत्यक्ष व्यय नहीं मानेंगे? Which expenditure will not be considered as indirect expenditure? तो दोस्तों indirect expenditure है ना, अभी हमने बात करी थी पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, अन्य खर्चे होंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसे पैकेजिंग का हमारा ये इनडायरेक्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट ये भी हमारा इनडायरेक्ट, और सैलरी ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बट जो कस्टम ड्यूटीज है, सीमा शुल्क है, ये हमारा कौन सा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लाभ हानि खाते का शेष दर्शाया जाता है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोन। तो दोस्तों लाभ हानि खाते का जो शेष है वो दिखाया जाता है आपके, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर आपका ऑप्शन बैलेंस शीट भी आ रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में तो हम दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है, जब हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ए पार्टनर या बी पार्टनर, है ना, कैपिटल हम लोग लिखते हैं, तो ध्यान देना इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में यानी कि पूंजी खाते में हम लोग दिखाते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर हमारा लॉस होगा, नेट लॉस, ठीक है, पीएनएल अकाउंट का, उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके दिखाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इट इज मेड टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन। तो दोस्तों आर्थिक कंडीशन है ना ज्ञात करने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं दोस्तों हम पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि दोस्तों बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि बैलेंस शीट में हमें पता है दोस्तों लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो हमारे पास कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट से, ठीक है। प्रारंभिक स्टॉक 10,000, क्रय 4,000, क्रय वापसी 800, मजदूरी 100, अंतिम स्टॉक 2,000, तो विक्रय लागत होगी। ध्यान देना दोस्तों, आपके पास जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहां बात ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू साइड ओपनिंग स्टॉक 10,000, देन उसके बाद परचेज हमारे पास है 4,000 की। अब देखो परचेज रिटर्न, ठीक है, 800 रुपए की हमारे पास क्या है, परचेज रिटर्न है, तो हम लोग परचेज में से ही इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे 3200 रुपए आ जाएगा दोस्तों। साथ ही वेजिस, ठीक है, तो वेजिस हमारे क्या है भाई, मजदूरी देते हो ना आप काम कराने की प्रोडक्शन के बाद, ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, तो वेजिस भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी। वेजिस कितनी, 100 रुपए। साथ ही क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे बाई साइड आते हैं, ठीक है, कितने के हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, 2,000 के। अब हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और जिनका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय लागत, यानी कि हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। 10 और 3 13 है ना, 13,200 और 2, तो हमारा 13,300 आ रहा है दोस्तों बैलेंस, तो दोनों तरफ का 13,300 आना चाहिए। 13,300 में से 2,000 घटा देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 11,300, ठीक है। तो जो हमारी सेल हुई दोस्तों, सेलिंग कॉस्ट हुई वो कितनी, 11,300 रुपए की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभिक स्टॉक क्रय अंतिम स्टॉक द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय क्लोजिंग स्टॉक परचेज। तो दोस्तों प्रारंभिक स्टॉक और परचेज
और क्लोजिंग स्टॉक द्वारा ज्ञात हम करते हैं क्या क्या ज्ञात करते हैं बताएंगे। अभी हमने पीछे कराया, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग भी था, परचेज भी थी, हमने क्या निकाला था, सेल्स निकाली थी। तो सेलिंग कॉस्ट हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि विक्रय लागत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय क्रय से ज्ञात होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय सेल प्लस परचेज। तो अभी हमने यहाँ पर 200 क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, प्लस हमारे पास क्या है, सेलिंग है और परचेज भी है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं आपका प्रारंभिक स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रारंभिक स्टॉक निम्न में से किस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ओपनिंग स्टॉक कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दोस्तों हमारे पास ये 4 इक्वेशन है और हमें बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन से हम लोग ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए, अभी 2-3 क्वेश्चन हमने किए, तो आपको लगता है अगर आपने उनको सही से ध्यान दिया होगा तो आप इजीली इसमें बता सकते हैं क्वेश्चन देख करके कि कौन सी इक्वेशन से हम लोग ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्लस क्लोजिंग माइनस क्रय है ना। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। पत्थर खान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा। हाउ विल स्टोन क्वेरी बी क्लासिफाइड। तो दोस्तों पत्थर की खान, जितनी भी माइनिंग होगी, पत्थर की खान होगी, पेट्रोल है ना, पेट्रोल की खान होगी, कुछ भी होगा, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, क्षय योग्य संपत्ति, यानी कि डिप्लीटेबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कम होती रहेगी, जितनी बार भी हम लोग माइनिंग करेंगे तो यानी कि निकलता रहेगा, कोयला निकाल लेंगे कम होता रहेगा, सोना निकाल लेंगे खान से तो कम होता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि व्यापार के स्वामी की क्षमता 50,000 है और संपत्ति 4 लाख है तो बाह्य दायित्व कितना होगा। इफ द इक्विटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ₹50,000 एंड द एसेट्स आर 4 लाख, देन व्हाट विल बी द आउटसाइड लायबिलिटी। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन भी से भी हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स हमारे पास 4 लाख रुपए है और कैपिटल 50,000 प्लस लायबिलिटी। तो दोस्तों 50,000 हमारे लेफ्ट हैंड साइड आकर के माइनस हो जाएंगे, तो 4 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स टू 3,50,000। तो दोस्तों हमारी एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, 3,50,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पुरानी मशीन की बिक्री से स्वामी की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाउ विल द सेल ऑफ द ओल्ड मशीन अफेक्ट द ओनर्स इक्विटी। क्या अगर हम लोग अपनी पुरानी मशीन को सेल कर रहे हैं तो यहां पर ओनर की इक्विटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस। अब यहां पर बात करते हैं रिमेन अनचेंज। ठीक है, अगर हमने कोई एसेट्स थी हमारे पास, ठीक है, मशीन थी जिसकी वैल्यू 10 साल थी एंड देन 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू 5,000 बची। अगर हम 5,000 में बेच देते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर मैं 5,000 से ज्यादा बेच दूंगा, 6,000 की बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं 5 की जगह 4 में बेच दूंगा तो घट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। स्वामी क्षमता का मूल्य, ठीक है, 10 लाख है एवं कुल दायित्व जिसमें स्वामी के दावे भी सम्मिलित हैं 15 लाख है, तो कुल संपत्तियों का मूल्य कितना होगा। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज
इक्वल्स टू एसेट्स, यानी कि दायित्व बराबर संपत्तियां। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द ओनर्स इक्विटी इज रुपीज 10 लाख एंड द टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग ओनर्स क्लेम इज 15 lakh, then what will be the value of total assets? दोस्तों हमारे पास जो टोटल लायबिलिटी है वो कितनी है? 15 लाख है। ठीक है, ध्यान देंगे है ना, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। 15 लाख रुपए हमारे पास टोटल लायबिलिटी है, तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स होगी वो भी कितनी होगी? 15 लाख ही तो होगी, है ना, क्योंकि क्या कह रहा है, 10 लाख रुपए समता का मूल्य है और कुल दायित्व जिसमें स्वामी के दावे भी सम्मिलित हैं, यानी कि इंक्लूडिंग है। 15 लाख में ये 10 लाख इंक्लूड है। बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 15 लाख प्लस 10 लाख कर देंगे, लेकिन 15 लाख में ही ये 10 लाख भी ऐड है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो टोटल एसेट्स होगी वो कितनी होगी? 15 लाख। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करेंगे इसमें, तो उस गलती को पर मत जाना, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। माल की बिक्री से संबंधित व्यय को दिखाया जाएगा। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स विल बी शोन। तो दोस्तों माल की बिक्री से संबंधित व्यय को जो हम लोग दिखाएंगे, ये दिखाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों स्वामी का समता मूल्य क्या होगा यदि कुल संपत्तियां 2 लाख तथा दायित्व 1,25,000 है? What will be the owner's equity value if the total assets are rupees 2 lakh and liabilities are 1,25,000? तो अभी हमने बात करी थी दोस्तों बैलेंस शीट की कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। अब एसेट्स हमारे पास कितनी है? 2 लाख है। ठीक है, और लायबिलिटी जिसमें हमारी ओनर्स की इक्विटी भी ऐड होती है प्लस अदर लायबिलिटीज भी हमारे पास रहती है। अब इक्विटी हमें निकालनी है। लायबिलिटी मेरे पास 1,25,000 रुपए है और एसेट्स टोटल 2 लाख। 2 लाख में से 1,25,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इक्विटी आ जाएगी। तो मेरे पास इक्विटी आ गई, कैपिटल ओनर्स इक्विटी 75,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अदत्त मजदूरी है, अनपेड वेजेस आर। ठीक है, तो दोस्तों अनपेड वेजेस जो है ये है हमारी करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे दायित्व दोस्तों अभी जो हमने दिए नहीं है उनको देना बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी रहेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है तो इफ अ पर्सन हैज पेड हिज क्रेडिटर देन। तो दोस्तों अगर हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाओ दोबारा से, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है, ध्यान देंगे, समझेंगे चीजों को। आपने क्रेडिटर को पैसे दिया तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। साथ ही साथ हमने कैश में दिया या चेक के थ्रू दिया, तो यानी हमारी एसेट्स भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एसेट्स भी कम हो रही है, साथ में लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो ध्यान देंगे संपत्ति और दायित्व में कमी हो जाएगी। एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक सामान्य प्रबंधक ऐसे कमीशन को घटाए बिना लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। यदि लाभ 20,500 है तो कमीशन की राशि क्या होगी? अ जनरल मैनेजर is entitled to a 5% commission on profit without deduction of such commission if the profit is 20,500. What is the amount of the commission? यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, लाइन पर वर्डिंग पकड़ना। ठीक है, कमीशन को घटाए बिना, ठीक है, विदाउट डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यानी कि बिफोर कमीशन की बात हो रही है। ध्यान देंगे, बिफोर कमीशन, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारे कितना है बिफोर कमीशन में? दोस्तों ध्यान देख लेना, प्रॉफिट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई क्या रेट ऑफ है ना, आर अपॉन में 100, सिंपल। तो प्रॉफिट मेरा कितना है
20,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, कट कर देंगे 2 जीरो से, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1025 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1025 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों का जब कमीशन जो दे रही है बिफोर कमीशन है ना, विदाउट डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अगर आपसे आफ्टर कमीशन पूछ लिया जाए तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, अगर हमारे से आफ्टर कमीशन पूछ लिया जाए तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100 प्लस आर। आर का मतलब जितना भी रेट हमें दिया हुआ है, जैसे 5% है तो 20,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको बिफोर दिया हुआ है तो आर अपॉन 100 और अगर आफ्टर दिया हुआ है तो आर अपॉन 100 प्लस आर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी प्रविष्टि पूर्वदत्त बीमे की है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस? तो दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, ऐसे इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस की हमारे एंट्रीज बतानी है कौन सी होगी। तो दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस की जो हमारी एंट्री होगी वो होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अग्रिम प्राप्त कमीशन की क्या प्रविष्टि होगी? What will be the entry for the advance commission received? तो दोस्तों एडवांस कमीशन रिसीव की जो जनरल एंट्री बनेगी ये बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उपार्जित ब्याज की समायोजन प्रविष्टि क्या होगी? What will be the adjusting entry for accrued interest? ठीक है, accrued interest ध्यान देना मेरी बात पर। तो accrued interest की जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी accrued interest account debit to interest account। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जनरल एंट्री दोस्तों बहुत इजी है, आई होप कि आप सबको आती होगी। विक्रय क्रय लागत संचालन व्यय से ज्ञात होता है। सेल्स कोस्ट ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो हम निकालेंगे वो निकालते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संपत्तियों को किस प्रकार स्थायित्व के क्रम में रखा जाएगा? हाउ वुड द फॉलोइंग एसेट्स बी रैंक इन ऑर्डर ऑफ ड्यूरेबिलिटी? ठीक है, तो दोस्तों स्थायित्व के क्रम में सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, आपके पास है गुडविल यानी ख्याति। ठीक है, गुडविल हम सभी को पता है आपकी है ना, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, आपकी वैल्यू। उसके बाद हमारी आती है मशीनरी, ठीक है, और देन उसके बाद कैश एट बैंक और लास्ट में नगद यानी कैश। तो दोस्तों 3 4 1 2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संपत्तियों का प्रारंभिक शेयर 10,000 है, अंतिम पर 18,000 और अतिरिक्त पूंजी 1,000, तो शुद्ध लाभ होगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स इज 10,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 18,000। द एडिशनल कैपिटल इज 1,000, सो द नेट प्रॉफिट इज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारे पास जो क्लोजिंग है कितनी है दोस्तों 18,000, ठीक है, माइनस हमारे पास ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दोस्तों कितना है 10,000 और माइनस 1,000 का हमारे पास एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल 1,000, ठीक है, प्लस कर देंगे दोस्तों इसमें ब्रैकेट में से बाहर निकाल के, तो 18,000, ठीक है, माइनस 11,000 इक्वल्स टू 7,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अंतिम स्टॉक 60,000, सकल लाभ 4,000, विक्रय लागत
8,000, क्रय 50,000, प्रारंभिक स्टॉक हमें बताना है। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग बता सकते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें हैं, लिखते चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता है बाई साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट 80,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें निकालना है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज हमें गिवन है कितना है 50,000 रुपये। और जीपी मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 4,000, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं। 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 में से 54 घटाएंगे, ठीक है। तो 1,40,000 और 54,000 घटाएंगे 54,000, तो मेरे पास बचेगा 86,000, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया 86,000, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उपार्जित किंतु अपर्याप्त आय का क्या परिणाम होगा अथवा प्रभाव पड़ेगा? What will be the result or effect of income earned but not released? ठीक है, तो उपार्जित है इनकम तो अर्न करी बट हमने अभी तक उसको क्या नहीं करा, रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजी में भी वृद्धि होगी और हमारी संपत्ति में भी वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। माफ करना दोस्तों, कौन सी राशि लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी जाएगी? विच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? तो व्यय प्लस प्रारंभिक पूर्वदत्त व्यय और माइनस कर देंगे इसमें से अंतिम पूर्वदत्त, यहां पर माइनस कर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण एवं निर्वाचन लेखांकन का एक कार्य है। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन अकाउंटिंग फंक्शन। दूसरा है दोस्तों लाभ हानि खाता संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा गलत हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना। ख्याति एवं क्षयशील संपत्ति, फेम एंड पेरिशेबल प्रॉपर्टीज, चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दोस्तों स्टेटमेंट यानी कि मेरा पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्रीज। तो दोस्तों पहली है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही एंट्री रहेगी दोस्तों, ठीक है। पूर्वदत्त है यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारी एंट्री रहेगी। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत एंट्री है, इसकी रिवर्स एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अर्जित आय जो प्राप्त नहीं हुई, आय खाता डेबिट, आदत आय खाता को क्रेडिट, यानी कि इनकम एंड से हम लोग बात कर रहे हैं बट नॉट रिसीव, ठीक है। डेबिट अकाउंट डेबिट इनकम अकाउंट
और क्रेडिट अनपेड इनकम अकाउंट। तो दोस्तों ये भी मेरी एंट्री क्या रहेगी, गलत, ये भी रिवर्स एंट्री होगी हमारी, अनपेड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, फिर है हमारी डेबिट इनकम अकाउंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट प्रीपेड अकाउंट, सॉरी प्रीपेड इनकम अकाउंट। तो ये एंट्री भी मेरी सही रहेगी। ठीक है, किससे आई है, अग्रिम प्राप्त आय से, आय खाता डेबिट और पूर्वदत्त आय खाता क्रेडिट। तो बिल्कुल सही एंट्री है। तो इस हिसाब से एंट्री पहली और दूसरी मेरी सही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 1 और 4। कथन है दोस्तों, लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि का आर्थिक परिणाम बताता है। कथन 2 है दोस्तों, लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय को सकल लाभ में से वसूला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ ए गिवन पीरियड। तो यानी कि एक निश्चित अवधि का आर्थिक परिणाम बताता है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सही है। जब हम ट्रेडिंग के बाद हमें जीपी मिलता है, जीपी हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, और पीएनएल अकाउंट में से, जीपी में से हम लोग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाते हैं। उसके बाद हमारे पास बचता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कथन है क्या दोस्तों, आर्थिक चिट्ठे में सभी खाते के शेष को दिखाया जाता है, अतः वह व्यक्तिगत खाता है। स्टेटमेंट 1, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। दोस्तों पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। सभी हम लोग जो है अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कहते रहेगा समायोजन व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे में लिखे जाते हैं। कथन 2 है दोस्तों, देनदारों पर भट्टा संचय कोष की गणना से पहले संदिग्ध ऋण कोष की गणना की जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, व्यापारी को लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में लिखे जाने हैं। ठीक है, डाउटफुल डेट फंड इज कैलकुलेटेड बिफोर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। बिल्कुल ठीक है, डेटर में से ही दोस्तों हम लोग इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट मेरी क्या हुई, सही। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। पहला व्यापार खाता यानी बिजनेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये है हमारा, इससे रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग जीपे निकालते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अकाउंट दोस्तों, हमारा कंस्ट्रक्शन अकाउंट जिसमें उत्पादित वस्तु की कीमत, लागत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोड्यूस। उसके बाद लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते से हमें नेट प्रॉफिट, और लास्ट में लॉटरी चिट्ठा यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। 2, 3, 1, 4 है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी, कंस्ट्रक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, एंड देन लॉटरी हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध लाभ बताइए। ठीक है, नेट प्रॉफिट दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें सेल्स, सेलिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड जीपी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेलिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस जीपी। इससे मेरी सेल कैलकुलेट हो जाएगी, वो सॉरी नेट प्रॉफिट। तो 40,000 माइनस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000, तो 40,000 माइनस ब्रैकेट में 7, 22,000
मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम रहेगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें सेल्स गिवन है, सेलिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जल्द से जल्द आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है। तो ये थे आज के हमारे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आने वाली सभी क्लासेस से और सभी बैचेस से जुड़ सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।